गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणुता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन है, उनमें जितने भी उपलब्ध शैक्षिक संसाधन हैं जिनको हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या विद्यालय परिसर में इन्वाइट करके उनके नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं। साथ ही वो संसाधन जो कम्युनिटी से रिलेटेड हैं और हम अपने बालकों को उन स्थानों पर ले जा करके एक तरह से वास्तविक और प्रत्यक्ष रूप से अधिगम के अनुभव उन्हें प्रदान कर सकते हैं। तो वो जो जितने भी संसाधन हैं आज हम उनकी स्टडी करते हैं। शैक्षिक संसाधन जो समुदाय से संबंधित हैं, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा है। अब इसमें सबसे पहला आता है ऐतिहासिक स्थान। अब ऐतिहासिक स्थान को जब हम हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट के करिकुलम के अंतर्गत कोई भी ऐसा कंटेंट है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, और जैसे हमारी सभ्यताएं हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये इस प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता, साथ ही अपने आबू रोड के अंदर चंद्रावती नगरी का भी सभ्यता भी खोजी गई है। तो इस प्रकार की सभ्यताओं का जब हम स्टडी कराते हैं बच्चों को, तो उनमें मिले हुए अवशेषों को दिखाने के लिए आप उन ऐतिहासिक स्थानों पर उन्हें ले जाएं शैक्षिक भ्रमण के दौरान, या अपने जो आसपास के एरिया में हो जिसमें एक दिन के शैक्षिक भ्रमण के आधार पर आप इन ऐतिहासिक स्थानों की स्टडी बालकों को प्रत्यक्ष रूप से करा सकते हैं कि किस प्रकार के वहाँ पे मकान थे, किस प्रकार के वहाँ पे जो भी संसाधन खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी पूजा, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, इससे संबंधित जो भी साक्ष्य में उपलब्ध होते हैं, उन ऐतिहासिक स्थानों को हम भ्रमण करा करके बालकों को वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब इन शैक्षिक संसाधनों में दूसरा पॉइंट है प्रशासकीय संस्थाएं। अब ये प्रशासकीय संस्थाएं जो हमारे सरकार के अंतर्गत, जो हमारे स्थानीय नगर है चाहे गांव है, उसके शासन को संभालती है, इसमें हम उन संस्थाओं को शामिल करते हैं, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, न्यायालय, जो हमारे सेशन न्यायालय हैं जो पर्टिकुलर जिले या गाँव में होते हैं। तो इन प्रशासकीय संस्थाओं का जब हम स्टडी कराते हैं तो इन स्थानों पर ले जा करके जो संबंधित व्यक्ति है उनके द्वारा हम अगर स्टडी कराएं तो ज़्यादा उपयोगी होगा। कभी कभी हम इन स्थानों पर नहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इनके अधिकारियों को हम विद्यालय में बुला करके बालकों को वास्तविक जो ज्ञान है और इनके संबंधी का गठन, जैसे जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, कितने व्यक्तियों का चयन होता है, उनका गठन किस प्रकार से होता है, और ये सभी प्रशासकीय संस्थाएं कौन कौन से काम करती है, तो इनके बारे में हम विद्यालय स्तर पर स्पीच भी दिला सकते हैं। तीसरा है इसमें स्थानीय भौगोलिक वातावरण। अब इस भौगोलिक वातावरण में हम विद्यालय स्तर के ही वातावरण को ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, जो हमारे आसपास का, जहाँ विद्यालय बसा हुआ है उसके आसपास
प्रकार की पर्यावरण प्रदूषण है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं इस आसपास के वातावरण में विद्यमान है, विद्यालय की स्थिति कैसी है, ग्रामीण है, शहरी है, इस प्रकार से ये सब बातें हम इसमें बता सकते हैं। साथ ही इस विद्यालय के आसपास के जो लोगों का जीवन है, वो जो लोगों का जीवन कैसा है, जिसे हम जीवन स्तर के अंतर्गत शामिल करते हैं। साथ ही यहाँ का स्वास्थ्य, तो ये सब बातें हम विद्यालय के भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट चौथा बिंदु है इसमें, और ये चौथा बिंदु प्राकृतिक वातावरण। अब इस प्राकृतिक वातावरण में हमारे आसपास के विद्यालय के या शहर के आसपास के अंदर जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसमें नदी, पहाड़, झीलें, वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, औषधियाँ, इस प्रकार की ये सभी बातें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम पढ़ाते समय बालकों को एग्जाम्पल रूप में या दृष्टांत के माध्यम से हम बता सकते हैं। फिफ्थ है सार्वजनिक संस्थाएं। अब इन सार्वजनिक संस्थाओं में हम अस्पताल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इत्यादि कई प्रकार की संस्थाओं को इसमें एग्जाम्पल के रूप में शामिल कर सकते हैं। जब हमारे कंटेंट में हम इस प्रकार के कंटेंट को लेकर पढ़ाते हैं, तो इन स्थानीय संसाधनों का हम इसमें उपयोग करते हुए या इन पर्टिकुलर अधिकारियों को बुला करके हम जो भी बैंक है, चाहे अस्पताल है, उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, कब गठित हुआ, क्या क्या उनमें सुविधाएं हैं, लोगों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो ये सब बातें हम बता सकते हैं। इसके साथ ही है संग्रहालय। संग्रहालय के अंतर्गत हम जैसे चित्तौड़ में चित्तौड़ का किला है, उसमें संग्रहालय बना हुआ है। अजमेर है, अजमेर के अंदर भी संग्रहालय है, दिन का चौपड़ा है, ये क्या बोलते हैं, स्वर्ग का एक मॉडल है, जिसमें बहुत सारे सतयुग में किस प्रकार का था, उसमें सारी छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए हैं। इसके साथ ही अजमेर में भी संग्रहालय है, चित्तौड़ में भी, जयपुर में भी कई स्थानों पर संग्रहालय है। इसमें इतिहास से संबंधित ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो ऐतिहासिक प्राचीन जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, इनके बारे में हमें बताते हैं। तो इन संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चिड़ियाघर। तो ये चिड़ियाघर भी स्थानीय संसाधनों के अंतर्गत हमें वन्य जीव जंतुओं के बारे में, जब हम सोशल साइंस से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ाते हैं, तो चिड़ियाघर एक मनोरंजन का भी स्थान है, बालकों को आउटिंग का भी एक स्कोप देता है। तो इसके माध्यम से भी हम हमारे कंटेंट से रिलेटेड स्टडी करा सकते हैं और इस स्थानीय संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके पश्चात है विभिन्न औद्योगिक केंद्र। अब इसमें कला केंद्र या सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके अंतर्गत लघु और कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण,
इन सब के को भी हम हमारे स्थानीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल करते हैं। साथ ही जो सामुदायिक संस्थाएं हैं, ये सामुदायिक संस्थाएं भी समाज के लोगों के लिए एक प्रकार से कई प्रकार के ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो किसी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के चलाए जाते हैं, जैसे सिलाई है या अदर्स कोई ऐसा प्रोफेशनल वर्क है जिसके द्वारा अर्निंग की जा सकती है, जैसे पापड़ बनाना है या इस तरह की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं को भी हम स्थानीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल करते हैं, ताकि बालकों को जब हम स्टडी कराएं तो उनके एग्जाम्पल दे करके या उन वास्तविक स्थानों पर ले जा करके उनकी कार्य प्रणाली से हम अवगत करा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक संस्थाएं। अब इस सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत सबसे पहली इकाई हमारा परिवार आती है। परिवार, समुदाय, समाज और इसके अंतर्गत हम हमारे जो भी है रीति रिवाज है, इसके साथ में इनकी जो भी कार्य प्रणाली है, दायित्व, इन सभी बातों का हम डिटेल में स्टडी कराने के लिए या वास्तविक रूप से स्टडी कराने के लिए इन सामाजिक संस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों को हम हमारे विद्यालय में एज ए स्पीकर या स्पीच देने के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। और इन सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति जो विशिष्ट नहीं है लेकिन इसकी कार्य प्रणाली है, इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको बुला करके भी हम अपने विद्यालय में एक भाषण का आयोजन करके या एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से कुछ स्पीच है या व्याख्यान है, इनका आयोजन करके हम सामुदायिक संसाधनों का उपयोग हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो भी सामुदायिक संसाधन है, ये हमारे शैक्षिक संसाधनों के रूप में ही उपलब्ध है और इनका हम उपयोग करके अपने बालकों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं और इनकी कार्य प्रणाली और जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो बता करके उनके अधिगम में भी वृद्धि कर सकते हैं। अब आज का होमवर्क इस प्रकार है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों का आप शिक्षक होने के नाते किस प्रकार से उपयोग करेंगे। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट आपको दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रखें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 1 मीटर से ज़्यादा दूरी बना करके रखें और अपने घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें। अगर आपको खांसी छींकते वक्त टिश्यू पेपर का यूज़ करें। साथ ही अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं